अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला हुमा के साथ, हुमा ज़रा छुट्टियों पे हैं, नीलम इस विदा से आप लोग तो हैं ही हमारे साथ। जनाब, तो अपडेट ये है कल के गुलशन इकबाल पार्क के मुजस्समे की। वैसे हमने बचपन में बहुत पिकनिक्स की गुलशन इकबाल पार्क, और आई एम श्योर लाहौर में जितने भी लोग बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं, उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है गुलशन इकबाल पार्क, और इसमें गालिबन एक झूले इसमें होते थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑल्दो, और वो मुजस्समा हटाने का हुक्म दे दिया गया है वज़ीर आला की तरफ से, और इंक्वायरी हो रही है, बताया जा रहा है। फिर माली कह रहे हैं जनाब हमने तो अपनी अकीदत के तहत ही मुजस्समा बना दिए, बट आई वंडर कि ये वाकई इतनी सादा बात है जब इतने लाखों रुपए का एटलीस्ट मटीरियल आई नो पर्टिकुलरली उसमें इस्तेमाल हुआ, बड़ा मुजस्समा है। हाँ, तो ये वाकई मालियों ने अपनी अकीदत और एहतराम के तहत ही मुजस्समा बना दिया। खैर इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा। कुछ और बातें हमने सोचा आपसे करें। आपको पता है वज़ीर आज़म ने कुछ परसों तरसों टेलीफोन कॉल्स का एक सिलसिला लिया आवाम से, और आवाम ने उनसे रब्ता किया। ऑल्दो इट वॉज अ वेरी वेल रिकॉर्डेड सेशन, एंड वी अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वज़ीर आज़म इस तरह से बराह रास्त कॉल्स नहीं ले सकते, बट अगर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं वो, और ताकि वाकई आवाम की हकीकी आवाज़ उन तक पहुँचे। स्क्रूटनी उससे पहले थोड़ी सी हो जाए, लेकिन ये सेशन एटलीस्ट बराह रास्त होना चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये बड़ा 19th सेंचुरी आइडिया, हमें 1990s का बड़ा आइडिया लगा कि वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं और टेलीफोन कॉल्स ले रहे हैं, और 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। आई गेस इन दिस डे एंड एज इफ ही स्टार्ट्स रिस्पोंडिंग ऑन ट्विटर टू पीपल इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। लेकिन अब्दुल्ला ट्विटर पे भी तो वो किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बहुत से लोगों को तो उन्होंने अनफॉलो भी, उन्होंने इनफैक्ट सबको अनफॉलो कर दिया। सो ऑल दोस whom used to follow उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया। कनेक्टिविटी के लिए होना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि दैट इज बेटर देन वो लोगों को दोबारा से फॉलो कर ले जिनको वो करना चाहते हैं, क्या कि ताकि नाकिदीन की, क्रिटिक्स की, तज्जियाकारों की, क्रिटिकल एनालिस्ट्स की आवाज़ भी उन तक पहुँचे, और आवाम भी ज़ाहिर है उन्हें टैग करके बहुत सी बातें करते हैं तो उनकी भी आवाज़ उन तक पहुँचे। एनी हाउ यू कैन गिव योर थॉट्स अबाउट इट आज जियो पाकिस्तान टीवी। और क्या वाकई हकीकतन अवाम में से कोई ऐसा है जिसकी कॉल लग गई हो वज़ीर आज़म साहब के साथ? कई बेचारे ट्राई करते रहे होंगे, लेकिन ऑब्वियसली लाइव और बराह रास्त भाई मेरी तो अम्मी इतनी बड़ी फ़ैन है, वो भी ट्राई कर रही थी बड़ी देर से, मगर मैंने उन्हें बड़ा तसल्ली से समझाया कि ये नहीं इस तरह से कॉल मिलेगी आपकी। आप यकीन मानिए कि एहतरामन कल हमने ये मुजस्समा दिखाने की जसारत ना की थी। हमें डर लग रहा था कि कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए ये मुजस्समा ऑन एयर करके, लेकिन बहरहाल अब चूँकि वज़ीर आला साहब ने इसका नोटिस लिया तो हमने सोचा हम भी आपको दिखाएं कि क्या कारनामा था। अवामी रद्द-ए-अमल और गम और गुस्से के बाद ऐसा हुआ, और हमने आपको कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि आप टंडो अल हयार के फ़कीरों से रब्ता कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट कि एक स्टैचू अल्लामा इकबाल का इस पार्क में फिक्स किया जाए, नस्ब किया जाए। तो पाकिस्तान में उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे रब्ता करके ये काम लिया जा सकता है। अच्छा जी, अभी हम ज़रा अपडेट लेंगे। हमने आपको बताया था कल के वाक़े की बात करेंगे। वो जो एक्सीडेंट हुआ था बड़ी सी गाड़ी और उसके स्कॉट का एक मेहरान गाड़ी के साथ, और उसमें बैठे नौजवान जो कि एक्चुअली एंटी नारकोटिक्स का इम्तिहान देने आए थे, एंट्री टेस्ट देने आए थे, नौकरी हासिल करने के लिए आए थे इस्लामाबाद, वो जहाँ बहक हो गए थे। दिस इज सच अ बिग ट्रेजेडी दैट वी कुड नॉट कम ओवर इट। और इस्लामाबाद में वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक की गाड़ी की टक्कर से 4 नौजवानों की हलाकत का जो वाक़या है, अब इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है। कशमाला तारिक के बेटे अजलान भी FIR में नामजद हैं, जबकि ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। हादसे के वक्त कशमाला तारिक और उनके शौहर फयाज भी गाड़ी में मौजूद थे। कशमाला तारिक का इस पे कहना है कि लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए कश्मीर हाईवे पर एकदम झटका लगा और चोट लगी, ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। और अपने साहबजादे के बारे में कशमाला तारिक का ये कहना था कि उनका बेटा दूसरी गाड़ी में था, और इल्ज़ाम लगाया कि ज़बरदस्ती सारा मुद्दा उनके बेटे पर डाला जा रहा है। तो ये स्टैंड है कशमाला तारिक का। चारों जांबाग नौजवान मानसहरा से ANF का टेस्ट देने के लिए आए थे। कशमाला तारिक का क्या कहना था ये आपको पहले सुनवा देते हैं ज़रा। और हमारा ये मीडिया ट्रायल बंद करें, क्योंकि कुछ चैनल्स इसको अपनी ज़ाती विक्टिमाइजेशन के ऊपर चला रहे हैं। और हम जब निकले तो हर चीज़ की CCTV होती है। जब आप टोल प्लाज़ा क्रॉस करते हैं सबकी शक्लें आगे नज़र आती हैं कि कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कितने लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। जब आप टोल पे रुकते हैं उसकी भी फुटेज चलाएं। पूरा इस्लामाबाद सेफ सिटी से भरा हुआ है। उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फुटेजेस निकालें और दिखाएं कि आगे गाड़ी में कौन बैठा था और पीछे कौन था। जो क्या सराहियाँ कर रहे हैं, हम सब की उससे बहुत दिल आज़ारी हो रही है। जो इन माँ बाप के बच्चे के, मैंने फिर कहा उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। उनकी अल्लाह ताला उनके ऊपर उनको सब्र दे, उनकी तकलीफ़ कम करे। हम सब बच्चों
क्या कह सकते हैं कि वाकई अल्लाह ताला सिर्फ उन्हें सब्र ही दे सकता है, क्योंकि 4 नौजवान जो उनके बुढ़ापे का सहारा थे, जिस फैमिली के चले गए, हम मेरा ख्याल है बात भी क्या कर सकते हैं इस बारे में। उनके माँ बाप ने तो सब्र भी नहीं किया होगा कि वो टेस्ट देने गए और वो वापस नहीं आएंगे, तो ये बड़ा ही एक इमेजिन। और जाहिर है कि किसी की गलती तो है, बगैर गलती के तो अचानक से हादसा हो नहीं गया। और जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके ज़राए के मुताबिक ये कशमाला तारिक साहिबा का स्क्वाड ये सिग्नल की वायलेशन करके आगे जा रहा था, वो लोग सिग्नल पे सही दुरुस्त में समत में आगे बढ़ रहे थे। सो एनीबडी हु हैज़ डन द वायलेशन ही और शी शुड बी पीनलाइज्ड फॉर इट, और इसमें किसी को बरी उस जिम्मा नहीं करार दिया जा सकता। और सर्टनली सेफ सिटी के कैमरे बहुत सारे हैं, उनकी फुटेज सामने आनी चाहिए। ये भी तयन होना चाहिए कि गाड़ी कौन चला रहा था, ये भी उस ड्राइवर को बताना चाहिए कि किसके कहने पे उसने इशारे तोड़े, क्योंकि बहुत सी दफ़ा, कितनी ही दफ़ा मुझे बताएं ऐसा होता है कि आप ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और ड्राइवर जो है फिर वो आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा होता है। इस तरह के माहौल में ड्राइवर की क्या जुर्रत कि वो खुद से कोई फैसला कर ले। गाड़ी उससे कंट्रोल नहीं हुई, कंट्रोल ना होने से ये 4 कीमती जानें जो चली गई। इस वाक़े की कुछ तफसील मजीद क्या बातें और सामने आई हैं, अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अयाज, मुकदमा तो अब इसका दर्ज कर लिया गया है, फिर कशमाला तारिक के बेटे को FIR में नामजद किया गया है। क्या इस वाक़े की मजीद तफसील सामने आई है? क्या CCTV फुटेज से कुछ बात क्लियर हुई है? एक तो इसमें अपडेट ये है कि कशमाला तारिक का बेटा अजलान खान, जिसको नॉमिनेट किया गया था एक जख्मी शहरी की जानिब से जो इस हादसे में जख्मी हुआ था, उसने अबूरी जमानत कल ही करवा ली थी। कल 16 फरवरी तक इनकी अबूरी जमानत एडिशनल सेशन जज सुहेल अहमद ने मंजूर की है और 50,000 के मचलकों पर इनको जमानत दी गई है। 16 फरवरी तक पुलिस को हुक्म दिया गया है कि इनको गिरफ्तार न किया जाए। जैसे कशमाला तारिक साहबा भी CCTV फुटेज की बात कर रही थी, तो हम ये दोनों फुटेजेस हासिल कर चुके हैं और अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा चुके हैं। जो G11 की CCTV फुटेज थी उसमें तो बिल्कुल सिर्फ एक गाड़ी नजर आती है, कोई समझ नहीं आ रही कि गाड़ी कौन चला रहा है। एक तो अंधेरा था, रात को 10:47 का ये टाइम था, कैमरा इतना दूर था कि उसमें सिर्फ गाड़ी हिट होती तो नजर आई, लेकिन ये नजर नहीं गाड़ी में कौन बैठा था। हमने कहा चले इसको तसल्ली कर लेते हैं और हम चले जाते हैं FWO का जो टाल प्लाजा है मोटरवे का, उसकी फुटेज ले लेते हैं और वहां से पता लग जाएगा। उस फुटेज में भी देखें, एक तो ये गाड़ी SUV है, थोड़ी सी ऊंची होती है बाकी गाड़ियों से, बाकी इसके तमाम ग्लासेस टेंटेड थे, ब्लैक थे। और उस FWO की जो फुटेज हमने कल हासिल की है उसमें भी बिल्कुल ये नजर नहीं आ रहा कि अंदर गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हैं और कौन कौन आगे बैठा है और कौन कौन पीछे बैठा हुआ है। लिहाजा कशमाला तारिक साहबा ने जो ये बात की कि जी CCTV फुटेज मौजूद है, जब आप ब्लैक टेंटेड ग्लासेस यूज करते हैं तो CCTV फुटेज में आपको क्लियर जो है वो नजर नहीं आता और ये नहीं समझ आती कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स वो खातून है या मर्द है या बच्चा है, कौन है, उसमें कोई चीज क्लियर नहीं होती। अभी तक जो पुलिस की तफ्तीश है हमारी इतलात के मुताबिक, उसमें अभी तक ये चीज स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि गाड़ी कौन चला रहा था। चलें, ये तो चीज स्टैब्लिश नहीं हो पा रही कि गाड़ी कौन चला रहा था, क्या ये चीज स्टैब्लिश हो पाई है कि वायलेशन किसकी तरफ से हो रही थी? और उमूमी तौर पर हमने देखा है अयाज, जब इस तरह के ड्राइवर हजरात भी अगर इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ गाड़ी चला रहे होते हैं तो अनलेस एंड अनटिल साहब या मैडम का हुक्म नहीं होता कि चलो चलो गाड़ी निकाल लो, देर हो रही है, सिग्नल तोड़ दो, वो नहीं करते ऐसा सब कुछ। अब देखें, जो फुटेज हमने देखी और देखें उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद, क्योंकि मेरा घर उसी साइड पे है तो मैं उसी रोड क्रॉस करके जब जा रहा था तो ये सब जब ये चीजें देखी तो मैं खुद गाड़ी से उतरा। मैंने वहां लोगों से पूछा कि भी ये मामला क्या है, कौन किस, तो ये वहां पर खड़े हर शख्स ने बताया कि यंग से लड़का था जो गाड़ी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा है। अब देखें, अगर वहां पर जो जख्मी है वो तो कशमाला तारिक साहिबा को नहीं जानता था ना कि वो कशमाला तारिक साहिबा कौन है, वो तो खुद जख्मी था। उसने ये कहा ये यंग से लड़का गाड़ी में से निकला है, जो बाद में पुलिस से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो कशमाला तारिक साहिबा का बेटा है अजलान खान, वो उसको बाज़ाब्ता तौर पर नॉमिनेट किया गया है। और साथ ही फ्रंट सीट के ऊपर वकास खान जो हस्बैंड है, अभी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई है कशमाला तारिक साहिबा की, वो फ्रंट सीट से नीचे उतरे हैं और वो जैसे लोगों ने उनको कहा कि आपने गाड़ी क्यों हिट की, तो देखें वो गाड़ी से नीचे उतरता है और जैसे कशमाला तारिक साहिबा कहती है कि वो उस गाड़ी में मौजूद ही नहीं था। भाई जो दूसरी 555 सरकारी नंबर की गाड़ी है जो मुबैना तौर पर लगती है कशमाला तारिक साहिबा की सरकारी गाड़ी है, वो गाड़ी इस गाड़ी से दूर थी और क्योंकि ये गाड़ी हो सकता है ये रुकती ना, क्योंकि इसके एयर बैग ऑपरेट हो गए थे और बिल्कुल स्क्रीन के
आगे कुछ चीज नजर नहीं आ रही थी, इसलिए इस गाड़ी को मजबूरन उतरना पड़ा। और ये क्योंकि एक लग्जरी गाड़ी है, इसमें 8 से 10 एयर बैग होते हैं और जब ये फटती है, एयर बैग फटते हैं तो तमाम पूरी की पूरी अंदर जो गाड़ी का रूम है वो तमाम एयर बैग से भर जाता है, लिहाजा आपको आगे को विजन क्लियर नहीं होता, आप गाड़ी को मजीद ट्रैवल नहीं कर सकते और आप प्रोटेक्ट होते हैं। क्योंकि झटका इतनी जोर से लगा जब ये गाड़ी हिट हुई है, तो जिसके बाद लोगों ने कहा जी आपने बंदा मार दिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, मुझे क्या पता, ये गाड़ी मेरी है ही नहीं। आप वो गुफ्तगू सुने, वो गाड़ी में इनकार कर रहे हैं कि गाड़ी मेरी है ही नहीं, जबकि कश्मीर तारा साहब कहती है कि तो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो इस मतलब है कि उसी वक्त से ड्रामा शुरू कर दिया गया और जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वहाँ पे ही ये कहना शुरू कर दिया गया कि गाड़ी मेरी नहीं है। हालांकि चलो वो जाहिर है उस सारे सिलसिले में वहीं मौजूद थे, इनके पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे, बट ये बात सर्टनली क्लियर होनी चाहिए। और ये जो प्राइवेट गाड़ी है ना जिसके टिंटेड सारे इन्होंने ग्लासेस किए हुए थे, अयाज गालिबन हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, लेकिन अयाज यही बता रहे थे कि कश्माला तारिक के बेटे की अबूरी जमानत 16 फरवरी तक अब मंजूर कर ली गई है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है इस वाक़े का, 4 कीमती जानों की बात है, 4 कीमती जाने गई हैं, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अगर मीडिया ट्रायल आपको महसूस हो रहा है कश्माला साहबा आपका हो रहा है, कोई पर्सनल वेंडेटा निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, इससे पहले आपके बारे में कभी किसी ने क्या बात की है ऑन मीडिया? ज़ाहिर है कोई वाक़या हुआ है तो तभी बात की जा रही है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब, और सोशल मीडिया पर अवामी रद्द अमल के बाद वो जो स्टैचू हटाया गया उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एट द सेम टाइम आखिरकार पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू हो गई है। और वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि ये सिलसिला बिल्कुल शफाफ रहेगा। वज़ीर आज़म ने ख़ुद इसका इफ्तिताह किया। अब वैक्सीन की अगली खेप भी जल्द पहुँच जाए तो सर्टनली ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर आज़म इज़ सिटिंग देयर एडमिनिस्ट्रिंग हिमसेल्फ, और पहले फ़ेज़ में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। चीन की जानिब से अतिया की गई वैक्सीन की पहली डोज इस्लामाबाद में एक डॉक्टर को लगाई गई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहले हेल्थ वर्कर्स की बारी है, उसके बाद शफाफ अंदाज में यह सिलसिला चलता रहेगा। मैं अपनी टीम को मुबारक देता हूँ कि इन्होंने बड़ा तेज़ी से काम किया, और ये जो वैक्सीन्स हमने जो इंपोर्ट की, चाइना का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 5 लाख वैक्सीन्स मिली, जो कि मैं फिर आप सबको बता दूं कि सबसे पहले जिस तरह डॉक्टर साहब को दी हमने, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगेंगी जो काम करते हैं कोरोना के मरीज़ों के साथ, तो उनको सबसे पहले, और उसके बाद फिर एक एज ग्रुप जो कि जिस एज में ज़्यादा ख़तरा है कोरोना का, उनको लगेंगी। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि सारे सूबों में ये डिस्ट्रीब्यूट एक ही तरह हो रहा है, यानी मुनसिफाना तरीके से हो रहा है, कि कोई ये ना समझे कि हमने ये जो हमारे पास 5 लाख वैक्सीन आई हैं इनको हमने किसी एक सूबे में ज़्यादा बांटा है। ये बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। वज़ीर आज़म का क्या कहना था ये आपने सुना। कोरोना वैक्सीन की कोटे की मिकदार तमाम सूबों तक पहुंचाई जा चुकी है और आज से बाकायदा तौर पर अब आगाज़ होने जा रहा है वैक्सीन लगने का। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। कराची की पहले सूरत हाल जान लेते हैं, खबर खान हमारे साथ मौजूद है। खबर, सबसे पहले तो अवाम की आसानी के लिए बताइए कि क्या तरीकाकार होगा, कहाँ कहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं और किस तरह आगे ये प्रोसेस होगी वैक्सीन? जी बिल्कुल, सिंध की बात की जाए तो महकमा सेहत सिंध ने सूबे भर में जो है 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं। कराची के अंदर 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, हर ज़िले के अंदर जो है 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। मैं इस वक्त आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से अपडेट कर रहा हूँ। मेरे रकब में ऊर्जा अस्पताल है जहाँ पे आज जो है वज़ीर आला सिंध जो है इस वैक्सीनेशन के लगाने का इफ्तिताह करेंगे। जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है वो नादरा के थ्रू रजिस्ट्रेशन की गई है अब तक हेल्थ केयर वर्कर्स की। उसके बाद जो है जो 60 साल से ज़ायद लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 1166 के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन होगी। गुज़िश्ता रोज़ हमारी डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर नदीम शेख से जब बात हुई थी, उनका ये कहना है कि जब ये पहला फेज़ जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज जो हैं इनको जब वैक्सीनेशन लगा दी जाएगी और दूसरा डोज जो कि 21 दिन के बाद इनको लगाया जाएगा, उसके बाद जो है सेकेंड फेज़ का इसका आगाज़ होगा जिसमें जो बुज़ुर्ग शहरी हैं जो 60 साल से ज़ायद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। और नादरा की जानिब से जिस तरह 2 डोज वैक्सीन है ये बात तो क्लियर हो गई है। अब ये बताइए ये साइनोफार्म वैक्सीन है, ये किसी और कंपनी की चीनी वैक्सीन है जो आई है, और यहाँ पे अगर इसके टेम्परेचर प्रोटोकॉल्स हैं तो
ज़रा डर ही लगा रहता है कि हमारे यहाँ इसमें कहीं वायलेशन ना हो जाए, अगर बड़े सख्त इसके टेम्परेचर में रखने के प्रोटोकॉल्स हैं। तो क्या इसका सिलसिला, क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में जो अभी लगाई जा रही है? जी अब्दुल्ला, ये चाइना की सिनोफार्म वैक्सीन है जो कि चाइना की कंपनी ने बनाई है, जो कि पाकिस्तान को 5 लाख डोजेज़ अतिया किए गए हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो खुसूसी जहाज़ जो है वो चाइना से पहले उसको इस्लामाबाद पहुंचाया, फिर निजी एयरलाइन के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ ये यहाँ पे पहुंची है। और जो WHO और यूनिसेफ की जो कोल्ड चेन मेंटेन है यहाँ पे, जो कि ख़ास तौर पर इंसदाद पोलियो के लिए इस्तेमाल होती है, उसी कोल्ड चेन को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर एक कोल्ड चेन बनाई गई है जिसमें -2 से लेके -8 डिग्री तक टेम्परेचर को जो है रखा गया है, जो कि खुसूसी तौर पर जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। हर सेंटर्स के अंदर 2 से 3 जो है ये इस तरह के रेफ्रिजरेटर रखे गए हैं ताकि जो वैक्सीन है उसका कोल्ड चेन मेंटेन रहे। दूसरी, जब हमने बात की इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ से और EPI के डायरेक्टर डॉक्टर अकरम सुल्तान से कि जी किस तरह जो है टेम्परेचर मेंटेन रखा जाएगा, क्योंकि बिजली का भी बहुत बड़ा मसला है, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है ये बनाया गया है। तो उनका जी सोलर पैनल जो है उसके ज़रिए से ये फ्रिज जो है जिसमें कोल्ड चेन मेंटेन की जाएगी उनको इस्तेमाल किया गया है ताकि इन केस अगर लाइट भी जाती है तो 7 से 8 घंटे तक जो उनका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रह सके। इस सिलसिले में जो है मज़ीद इक़दाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो कराची में इस वक्त अगर बात की है हेल्थ केयर वर्कर्स की, तो कुल 64,000 के करीब रजिस्टर्ड किए गए हैं अब तक, जबकि जो 20,000 के करीब रजिस्ट्रेशन की गई है वो अंदरूनी सिंध के जो 5 अजला हैं जिनको जहाँ पे ये डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको जो है आज से इसका बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। और कुछ देर बाद जो है वज़ीर आला सिंध यहाँ ओझा से जो है ठीक है, ओझा से इसका आगाज़ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काबर खान, हमें बता रहे थे कि 64,000 हेल्थ वर्कर्स हैं सिंध से जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है और हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिक्स से ही इसका आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मौजूद होंगे। पूरे मुल्क में बैठ 11 बजे एक्चुअली इसको लगाया जाना शुरू किया जाएगा और वज़ीर आज़म ने तो कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका इफ्तिताह कर दिया। और आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर फ्रेंड्स लास्ट नाइट, तो वो भी बता रहे थे कि उन्हें मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पर्टिकुलरली कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें, अपना CNIC बेसिकली भेज दें और वी विल टेल यू, वी विल अपडेट यू। सो द सिस्टम सीम्स टू बी इफेक्टिव। आई होप कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर मेंटेन करने की बात है, बिकॉज दिस इज टेम्परेचर कंट्रोल्ड वैक्सीन, वो यकीनन चैलेंज है, लेकिन इस सिलसिले में तैयारी की गई है और 2 डोजेस हैं। पहले तो ये भी क्लियर नहीं था ना कि किस कंपनी की वैक्सीन लगाई जा रही है, कितनी डोजेस हैं, क्योंकि दुनिया में बाज़ वैक्सीन हैं जिनकी सिंगल डोज काफ़ी है। जैसे UK में जब वैक्सीन लगाना शुरू की गई तो पहले वो सबको 2 डोजेस लगा रहे थे, फिर उन्होंने फैसला किया बिकॉज बिगड़ती गई सूरत हाल के पहले सबको 1-1 डोज लगा दें, उसके बाद सेकंड डोज की बारी आएगी। लेट्स सी कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस किस तरीके से और कितने शफाफ तरीके से आगे बढ़ता है। वज़ीर आज़म की जानिब से तो कल ऐलान किया गया तो ज़रा हौसला हुआ है कि शफाफ तरीके से ये सिस्टम चले। कभी लाहौर की कुछ अपडेट्स ले लेती हैं। उम्मे फरवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि लाहौर में क्या तरीक़ाकार है और आज क्या 11 बजे से ही वैक्सीन लगने का आगाज़ होगा। फरवा जी, लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर वैक्सीन लगाने के अमल जो है वो जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इफ्तिताह के बाद जो है बाकायदा तौर पे पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। अभी कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो सेंटर है वो मेयो हॉस्पिटल लाहौर में जो है बना दिया गया है। ये पहला कोरोना सेंटर बना है और जैसे वैक्सीन मिलेगी कोरोना की जो वैक्सीन है वो हेल्थ वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक जो है तकरीबन 70,000 कोरोना वैक्सीन जो है पंजाब के लिए भेजी गई है और 179 सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। 600 के करीब अमला है जिसको ट्रेनिंग दे दी गई है जो हेल्थ वर्कर्स को जो है कोरोना वैक्सीन लगाएगा। और ये कोरोना वैक्सीन जो लगनी है ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल के जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको नहीं लगेगी, बल्कि उसके साथ साथ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होंगे उनको भी लगाई जाएगी। पहली खेप जो है वो 70,000 के करीब आई है, दूसरी खेप जो है वो 21 दिन बाद आ जाएगी। जी ऑलराइट, थैंक यू जी, थैंक यू। उम्मे फरवा लाहौर और इसी तरह कराची और फिर दीगर सूबों की भी हमने बात कर ली, वहाँ भी वैक्सीन को लगाने का सिलसिला हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज़ में शुरू किया जा रहा है। दिस इज़ इंडीड ए गुड न्यूज़, ग्रेट न्यूज़। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत बनाई है और उसके बाद से उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आला की कुर्सी संभाली, तब से चेमागोइयाँ होती रहीं और तब से यही कहा जाता रहा कि जनाब आज गए या कल गए, लेकिन वाकई वो सारी बातें गलत साबित हुई और ऐसा लग
रहा है कि अब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कुर्सी मजबूत कर ली है और जो लोग उनको हटाने की ख्वाहिश रखते थे या उनको घर भेजने का इरादा बांधे बैठे थे वो घर पहुंच गए, वो यहीं बैठे। और वज़ीर आज़म ने हमेशा एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आला पंजाब पर। उस्मान बुज़दार अब सिर्फ इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला पंजाब भी नहीं, तहरीक इंसाफ के एक मुतहरिक सरकर्दा रहनुमा के तौर पर सामने आ रहे हैं। इमरान खान का इलेक्शन जीतने के बाद सरदार उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब करना सबके लिए बड़ा ही हैरान कुन था। एक निस्बतन नामालूम शख्सियत थे, धीमे मिजाज वाले थे और फिर इसके साथ साथ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते थे वज़ीर आला पंजाब पर, लेकिन वज़ीर आज़म को हमेशा से उन पर मुकम्मल एतमाद रहा। क्या क्या वज़ीर आज़म कहते रहे वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, किस तरह एतमाद का इजहार करते रहे, ये सुनिए। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर हैं। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। उस्मान बुज़दार एक सादा आदमी, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई कैंप ऑफिस, सस्ता, खर्चे कम, तो और ईमानदार और दिलेर। उसने बड़े बड़े जो माफिया थे उन सब का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। उस्मान बुज़दार आपको मैं मुबारक देता हूं और मुझे ये खुशी है कि ये लग रहा है कि जिस तरह मैं क्रिकेट में खिलाड़ी चुनता था और वो माशाल्लाह वो बड़े बड़े इंज़माम उल हक और वसीम अकरम बन जाते थे, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। भाई ये वाला भरोसा चाहिए मुझे भी ज़िंदगी में किसी का। नहीं, वज़ीर आज़म ने तो कह दिया, लेकिन इब्तिदा में वज़ीर आला पंजाब ख़ुद भी बहुत पुरएतमाद नज़र नहीं आते थे। मुझे पता है कि ये पंजाब का सूबा बहुत बड़ा सूबा है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं। अपने कायद के विजन को लेकर, खान इमरान खान साहब के विजन को लेकर हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे। पंजाब दे बड़े शहबाज शरीफ होता है वो ये वज़ीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। खबरें गर्म रही, उस्मान बुज़दार आज गए कि कल गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब पंजाब में गवर्नेंस को एक तरफ अगर रख दें तो इस वक्त उस्मान बुज़दार मुख्तलिफ शख्सियत नज़र आ रहे हैं। वो खुलकर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में उखाड़ पिछाड़ करते नजर आते हैं, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को खुद लीड करते नजर आते हैं, अपोजिशन को भरपूर जवाब देते हुए नजर आते हैं और हुकूमत की सियासी ताकत बढ़ाने के लिए अपोजिशन के MPA से खुद वो मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब सेनेट इंतखाबात में टिकटों का फैसला करने वाली कमेटी में भी वज़ीर आला शामिल हैं और अब उनकी छुट्टी की खबरों की छुट्टी हो चुकी है अब्दुल्ला। और अब पंजाब के आवाम को उम्मीद है कि ये पुरएतमाद वज़ीर आला साहब ज़रा अच्छी गवर्नेंस भी दिखाएं तो कुछ तब्दीली आ सके। इसी बारे में बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस अंसारी साहब, आपसे तो हम तवातुर के साथ इस बारे में बात करते रहे हैं और जब भी हम कहते थे कि क्या ये हैं या जाने वाले हैं तो आप कहते थे कहीं नहीं जाने वाले, तो वाकई आपकी बात सही भी साबित हुई। और इन्होंने आज तक ये जो सफ़र तय किया, अगर हम गवर्नेंस पे तो बात करेंगे, लेकिन इनकी हिमसेल्फ पर्सनली डेवलपमेंट एज अ पॉलिटिशियन का सफ़र बताइए। ये यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो इंटेलिजेंट होंगे तो पहुँचे। देखिए, आपने ठीक बात की कि उस्मान बुज़दार जिस दिन वज़ीर आला बने थे उसके हर 2 माह बाद उनको तब्दील करने की खबरें आनी शुरू हो जाती थी, तज्जिए शुरू हो जाते थे, बड़े बड़े तज्जिया निगार उनको घर भेज चुके होते थे और उसमें साथ साथ 3-4 नाम भी आ जाते थे। वही देखिए, पहली बात ये कि वज़ीर आला के इस तरह चेंज होते हैं कि एक नोटिफिकेशन हुआ, अफसर की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। और सबसे अहम बात कि जब इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया तो भाई वो क्यों चेंज करेगा? उसको चेंज करने का मतलब है कि इमरान खान ने अपनी नाकामी मान ली और ये मान लिया कि पंजाब में वो फेल हो गए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और अगले दिन अगर वो इनको हटा देते हैं तो अपोजिशन के पास एक नया नाम आ जाएगा, चलें भाई नया काम शुरू, क्योंकि फेल हो गए पंजाब में, अब वज़ीर आज़म भी इस्तीफ़ा दें। तो पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको चलाने की कोशिश करते रहे और उसको चलाया भी है उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके, कुछ तजर्बाकार जो लोग हैं साथ रख के। तो लिहाजा ये सबसे अहम बात है, सब समझें कि उसको हटाने का मतलब है कि इमरान खान ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। लेकिन क्या ये इसीलिए बरकरार रहे अपने ओहदे पर कि वज़ीर आज़म अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बहुत से लोगों को अब भी रईस साहब
पंजाब में PTI की गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अच्छा जी, मैं किसी के सामने अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करूँगा, इसलिए बैड प्रॉबली मुबैना तौर पर बैड गवर्नेंस के बावजूद भी मैंने इनको कायम रखना है। क्या ये है मसला, ये बात है यहाँ पर, या वाकई इनकी गवर्नेंस में भी बेहतरी आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए बात जो मैंने की कि उनकी नाकामी जो बताई कि ये वो खुद सोचेंगे जी मैं नाकाम हो गया, लेकिन गवर्नेंस साथ साथ होती रही है, यानी कि नहीं काम नहीं होता रहा। अगर पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है उनके पास जो बजट था वो भी सूबे में लगा है, जो बजट इसमें था तरक्याती काम इसमें भी हुए हैं। मेरी उस्मान बुज़दार से इस बारे में बात हुई थी और बड़ी डिटेल बात हुई थी, तो मैंने कहा उस्मान साहब बात यह है कि जो आप काम बता रहे हैं, जो बताए जाते हैं, मसला यहाँ ये है कि जो टीवी पर जितना ज़्यादा बोलता है समझे वो उतना ज़्यादा ही काम कर रहा है। वो उनका मसला, वो शाये हैं, वो नहीं बात करते, काम वैसे ही हो रहा है। आप देखें उनकी जो मजबूती है उन्होंने पकड़ ली है। अपने जो उमर शेख CCP और लाहौर लाए गए थे, 4 माह बाद उन्होंने चेंज कर दिया और उन्हें खुद सेलेक्ट किया अपना CCPO। जो 4 माह में काम नहीं हुआ, नए CCPO ने आती काम शुरू कर दिया। रईस साहब, यही बात आपसे कर रहे हैं कि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं उस्मान बुज़दार। अरकान पंजाब असम्बली से उन्होंने मुलाकातें की हैं, फिर हम देखते हैं कि बयानात भी अब खुल के सामने देने लग गए हैं और बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ी तब्दीली आई है। तो ये पंजाब में अच्छी गवर्नेंस का पेश खैमा हो सकती है तब्दीली? जी बिल्कुल, मैंने उनके काम करते भी देखा है। और जब ये कोई ब्यूरोक्रेसी में बैठते हैं, जिससे भी हमने पूछा ब्यूरोक्रेसी में भी, उन्होंने कहा वो पूरा काम जानते हैं, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं। और जो पिछले जब चीफ सेक्रेटरी लगाए गए थे आज़म सुलेमान, उस वक्त भी इमरान खान एक बड़ी तोप चीज़ लाए थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ गया और उन्होंने कहा इमरान खान को खुद कि जनाब वो सब जानते हैं, मैं उन्हें क्या चलाऊँ, उन्होंने मुझे चला दिया। वो हर फाइल को समझते हैं, वो काम पूरा करते हैं। मैंने उनसे एक बार आपको बताऊं मज़े की बात, मैंने उनसे एक बात की एक बार के बयानबाजी के बारे में। उन्होंने कहा यार बात ये है सिंपल कि मैं ज़्यादा बोलने में शाये हूँ और सिंपली कि मैं किसी के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, मैं पीछे नहीं बोलता, तो मैं तकरीर में क्या किसी के ख़िलाफ़ बोलूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ और काम जो है वो ज़ोरदार तरीके से कर रहे हैं। जो चीज़ें आप देखें, अगर पहले ये था कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती थी किसी चीज़ की, अब लाहौर में अंडरपास भी बना है, चीज़ें भी बन रही हैं, अपग्रेड भी हो रहे हैं। नर्सिंग जो स्कूल हैं उनको कॉलेज में अपग्रेड किया गया, उनके वजीफ़े बढ़ाए गए, डॉक्टर्स के बढ़ाए गए और तकरीबन 32,000 डॉक्टर और नर्सिस, जो 50% स्टाफ था 80% हो गया। सेनेट के इंतखाबात के लिए जो कमेटी बनाई है, बुज़दार साहब भी उसका हिस्सा हैं, तो सर्टनली वज़ीर आज़म को एतमाद तो है, लेकिन उसके बारे में कोई आपको खबर है कि इनका क्या किरदार होगा उसमें? देखिए बड़ी अहम बात की आपने इसमें कि पंजाब में जो इस वक्त सीटें हैं वो 11 सीटें खाली हो रही हैं और 11 की 11 मुस्लिम लीग नून की हैं। उसमें जो रेशो नज़र आ रहा है उसमें 6 सीटें तहरीक इंसाफ ले जाएगी और 5 सीटें ले जाएंगे मुस्लिम लीग नून ले जाएगी, और उसमें जो 7 सीटें उसमें एक काफ़ी लीग को देनी है उन्होंने। तो अगर इसमें जो जिसने शेख रशीद ने कहा कि ये 6 की 7 भी हो सकती हैं पंजाब में, जो मुझे नज़र आ रहा है वो हो सकती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी जो है उसके तहत जो है कुछ वोट ऊपर नीचे होंगे। अगर जिस तरह ये 3-4 जो मुस्लिम नून के अरकान हैं जिन्होंने कल जो कल अनाउंस किया है वो भी साथ हो सकते हैं। जब वज़ीर आला के बाद ये स्पीकर का इलेक्शन हुआ, ये वोटिंग हुई, तो उसमें परवेज़ इलाही 12 वोट ज़्यादा ले गए थे अपने जितने वोट थे। अगर उन्होंने 18-20 वोट और तोड़ लिए अंदर से, तो हो सकता है ये 6 के बजाय 7 सीटें ले जाएँ। और उसमें उस्मान बुज़दार जो है बहुत मुतरक है। आज जो उनसे MPs मिल रहे हैं, जिन्हें बुला रहे हैं इलाके के मसाइल हल करने के लिए, अल्टीमेटली उनके पीछे और भी 7 लोग हैं। तो मुझे भी नज़र इस वक्त जो उस्मान बुज़दार बहुत मुतरक है, और मुझे नज़र आ रहा है जो शेख रशीद ने कहा था, हो सकता है कि ये 6-5 की बजाय 7-4 की रेशो हो जाए। इस वक्त पंजाब में एक सीट उन्हें ज़्यादा मिल सकती है। टाइम विल टेल कि ये कितने मुतहर्रिक होते हैं, बड़ा नेक टू नेक मामला होने वाला है, नंबर गेम में कितने कामयाब हो पाते हैं। वील कीप एन आई ऑन दैट। रईस साहब फिलहाल आपका शुक्रिया, और हम आपको दोबारा से सहमत देंगे और फिर ज़रा पंजाब में पर्टिकुलर गवर्नेंस के मामले पे बात करेंगे, और वो जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात थी और वो जो वादे थे उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि अभी एज सच उसमें कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, क्योंकि वादे तो बहुत किए गए थे PTI हुकूमत की जानिब से। कैसे हैं आप सब लोग? और सोशल मीडिया पर गम गुस्से के इजहार के बाद लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अल्लामा इकबाल का बेतुका सा मुजस्समा हटाने का फैसला किया गया है। मुझे स्टोरी सुन के मालियों की ज़रा दुख भी महसूस हो रहा था कि वाकई उन्होंने अपनी अकीदत के तहत या फिर उन्होंने खुद ही ये सारा जिम्मा अपने सर ले लिया। अब ऐसा नाकस मुजस्समा बनाने पर लोग नाराज़ तो नज़र आएंगे ही, और इंतज़ामिया पर तंज़ भी कर रहे हैं। ये मुजस्समा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा
कहा। एक सारिफ ने तबसरा किया कि इस मुजस्समे में कोई बुराई नहीं सिवाय इसके कि ये बिल्कुल इकबाल जैसा नहीं दिखता। एक ने लिखा इकबाल जिंदा होते तो मुजस्समा देखकर एक और शिकवा लिख देते। किसी ने लिखा कि मुजस्समा देखकर अल्लामा इकबाल की रूह कांप उठी होगी। और बाद सारिफीन ने तो इस मुजस्समे से मिलते जुलते चेहरों को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि मालूम हो सके कि ये मुजस्समा आखिर है किसका। गुलशन इकबाल पार्क के मालियों का इस पर मौक़िफ़ सामने आया है। माली ये कहते हैं कि मुजस्समा उन्होंने बच जाने वाली तामीराती सामान से बनाया है और इस का मकसद जो था वो अल्लामा से मोहब्बत का इजहार करना था। और एक माली ने तो ये कहा कि उसके हाथों में छाले पड़ गए ये मुजस्समा बनाते हुए। अब ये मुजस्समा खुद हमें तोड़ना पड़ेगा। माली कहते हैं कि हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। सैड लग रही है बात, सैड तो लग रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी मेहनत से बनाया, इतने दिन लगे। और तो फिर या तो जिसका काम उसी को साजे होना चाहिए था या फिर कुछ और बना लेते। अगर आप मुजस्समा साजी में कमाल नहीं रखते थे तो आप कोई पहाड़, दरिया, समंदर, कोई फूल बूटे बना लेते इसी मटीरियल से। आई वंडर हू गिव यू दिस आइडिया। पंजाब हुकूमत के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने अल्लामा साहब का ऐसा मुजस्समा बनाने और नस्ब करने पर डायरेक्टर जनरल PHO से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा पाक में मुजस्समा रखने का वाक़े के मुतालिक हुक्काम की गफलत अगर हुई तो तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि मुजस्समों पर तनकीद कोई नई बात नहीं है, ये तो लाहौर का है। एक कराची में पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का एक मुजस्समा बेनज़ीर पार्क में नस्ब किया गया है और उसको भी देखकर हमेशा मेरा दिल खून के आंसू रोता है। वो तो माली का दिल खून के आंसू रो रहा था ना। इस मुजस्समे क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन के सामने बिल्कुल बना हुआ है। ये हमारा दिल खून के आंसू रोता है ये मुजस्समा देख के कि सिंध में तो फ़कीरों जैसे माइकल एंजेलो टाइप आर्टिस्ट मौजूद हैं तो उनकी खिदमत क्यों नहीं हासिल की गई। अब ये जो काम है ये टंडो अला यार के फ़कीरों का काम है और ऐसे दुनिया में माइकल एंजेलो ऑफ साउथ एशिया या पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वाकई अब इनके हाथों में ऐसा फ़न अल्लाह ताला ने दिया है कि ये अगर किसी पत्थर को तराश दें तो ऐसा लगता है कि अगले लम्हे वो पत्थर बात करना शुरू कर देगा। खूबसूरत मुजस्समे बनाते हैं फ़कीरों। अच्छा, दुनिया भर में अब्दुल्ला जहाँ जहाँ वैसे अगर बेतुके बनाए जाते हैं मुजस्समे तो उस पर तनकीद होती है। अब्राहम लिंकन का मुजस्समा, इसके अलावा कायदे आज़म का मुजस्समा इन्होंने बनाया और भी बड़ी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुजस्समा बनाया, जॉन एफ कैनेडी का मुजस्समा था। ये बड़े लोगों के मुजस्समे इन्होंने बनाए। लेकिन पुर्तगाल के जजीरे में भी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुजस्समा एक था, उस पर भी लोगों ने बहुत तनकीद। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले कोरोना के दिनों में हुकूमत से शाबाशियां पाने वाली जनाब टाइगर फोर्स आजकल किधर है? ये अच्छा सवाल आपने किया। अवाम को मुख्तलिफ महाजों पर इन रज़ाकारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं तो दीदार इनका होना चाहिए। कोरोना की पहली लहर जब आई, आपको याद होगा, हुकूमत ने रज़ाकारों की एक मुल्की टीम बनाने का ऐलान किया था जिसे टाइगर फोर्स का नाम दिया गया था। इन रज़ाकारों का इब्तदाई काम था कि कोरोना लॉकडाउन में उन लोगों की निशानदही करना जिन्हें मदद की ज़रूरत है। हुकूमत इनके इस काम से इतनी खुश हुई कि इन्हें अस्पताल चेक करने, फिर उसके बाद शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनाने, महंगाई पर क्रैक डाउन वगैरह के अमूर भी इन्हें सौंप दिए। ये कितनी बड़ी लानत है, होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास इस वक्त आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने तस्वीर लेनी है और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। दुकानों में आपने जाना है, जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीज़ों की वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। अब खबर यह है कि इस वक्त टाइगर फोर्स तकनीकी तौर पर मुकम्मल फारिग हो चुकी है। उनके पास सरकारी सतह का कोई काम नहीं है, ना इख्तियारात हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक टाइगर फोर्स में 10 लाख से ज़ायद मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। ये लोग अगर आजकल कुछ और नहीं कर रहे तो महंगाई करने वाले माफियाज की निशानदही तो कर ही सकते हैं। हुकूमत को कुछ ऑप्शन तो सोचने चाहिए इनको यूटिलाइज करने के। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टाइगर फोर्स के क़याम के बाद से ही वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत ने उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। कोरोना के बाद महंगाई और शजरकारी और जाने क्या क्या टास्क उन्हें दिए गए थे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कोई अपडेट नहीं मिल रही है टाइगर फोर्स की। क्या हुकूमत ने उनसे अपना हाथ उठा लिया है? टाइगर फोर्स के नौजवान हमारे साथ आज भी थ्रू डिजिटल पोर्टल अटैच्ड हैं
और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है हम इनको ज़िम्मेदारियां दे देते हैं। लेकिन चूँकि ये एक वॉलंटियर वर्क है, रज़ाकाराना तौर पे बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तनख़्वाह के ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको उस वक़्त ज़िम्मेदारी देते हैं जब वाकई ही बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो। आज एज सच लॉकडाउन का उस तरह सामना नहीं है, वैक्सीन की आ रही है, शायद हम इनको वैक्सीन जो लगाने वाला मामला है या हम देखेंगे कि वैक्सीन की किस तरह की हम जिम्मेदारियां इन्हें देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपने इलाकों में डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ राब्ते में है, जहां लोकल सतह पर ज़िले में एक वॉलंटियर वर्क की ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या जो हमारा सरकारी अमला है वो टाइगर फोर्स के साथ डिजिटल मैसेजिंग के ऊपर राब्ते में रहते हैं। अच्छा जी, डिजिटल यानी कि कोई राब्ते, कोई तारें जुड़ी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है सचिन के किसी काम की। डॉक्टर साहब, टाइगर फोर्स का क़याम कोरोना वबा के दौरान किया गया था और ये वबा सर्टनली अभी ख़त्म तो नहीं हुई है। SOPs पर अमल दरामद की बात कर लें या वैक्सीनेशन वगैरह में, इनसे काम लेने के बारे में आपने कुछ सोचा है या एटलीस्ट SOPs पर अमल दरामद, एजुकेट तो करें लोगों को, वैक्सीन के बारे में ही करना शुरू करें। हैव यू थॉट अबाउट इट? देखिए, वॉलंटियर वर्क की या बग़ैर मुआवजे रज़ाकाराना तौर पे ये नौजवान काम कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट भी है। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से मार्च के महीने में कोरोना टाइगर फोर्स का क़याम हुआ, तो हमारी ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों को हम वहाँ इनकी खिदमात लें जहाँ वाकई ही हमें इनकी ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर इन्हें हिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी ज़िम्मेदारियाँ लगाई गई, चाहे वो मसाजिद के SOPs थे, चाहे वो कोरोना SOPs की हम बात कर रहे थे, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी पार्क्स में, हर जगह, और इवन शजरकारी मुहिम में इन्होंने एक तारीख साज शजरकारी की। 9 अगस्त को पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा दरख्त, 40 लाख दरख्त पाकिस्तान के इन बहादुर नौजवानों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे फॉरेस्ट के अमले के साथ मिलकर लगाए। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ हमें इनकी खिदमात की ज़रूरत होगी आगे भी, चूँकि मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारे पास पूरा डाटा इनका मौजूद है और थ्रू हमारे डिजिटल पोर्टल हम इनको मैसेजिंग करते हैं और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह करेंगे। और पाकिस्तान के मैं उम्मीद करता हूँ ये बहादुर नौजवान पहले की तरह मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सही है डॉक्टर साहब, नौजवान तो बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बार बार खान साहब खुद नौजवानों की बात करते हैं, तो इनको आप यूटिलाइज तो कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों में। अच्छा, आजकल पार्लियामेंट के इजलास भी हो रहे हैं, कानून साजियों के प्लान भी बहुत हैं, लगे हाँ टाइगर फोर्स को भी एक कानूनी हैसियत दिलवा दें, क्योंकि कल को आपके लिए कोई इस पर मसला भी बन सकता है। देखिए, टाइगर फोर्स का क़याम एक थ्रू प्रॉपर नोटिफिकेशन किया गया था। सेक्रेटरी टू PM ने सूबों के तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को ये नोटिफिकेशन भेजा कि टाइगर फोर्स डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के मतहत काम करेगी, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं ले सकते। इनका रोल था निशानदेही का और फैसिलिटेशन का, और पूरी दुनिया में वॉलंटियर वर्क किया जाता है रज़ाकाराना तौर पे। कौमें जो भी आप देखें, मगरब में लोग आगे आते हैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए। मैं नहीं समझता हमें वॉलंटियर वर्क के लिए एज सच किसी कानून साजी की ज़रूरत है। जो जिम्मेदारियां, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने टाइगर फोर्स को दिए थे वो थ्रू प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिए गए थे। और मैं आखिर में पाकिस्तानी कौम को और मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमने खर्च तनख्वाह की शक्ल में या एज सच एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए या इवन टाइगर फोर्स के इवेंट्स के लिए सरकार का 1 रुपया इस्तेमाल नहीं किया। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब। यानी अभी टाइगर फोर्स बेसिकली गैर फ़ाल है, आपका कहना यह है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें दोबारा से कोई टास्क दे देंगे, बट फ़िलहाल दे आर डूइंग नथिंग एज सच। अभी हम आगे बढ़ेंगे और जनाब महंगाई का एक तूफ़ान अब ऐसा आ चुका है और हम सब लोग इसकी ऐसी गर्दाब में हैं कि लिटरली
अब सांस लेना दोबर हो गया है गरीब आदमी के लिए। बिजली के नर्ख उठा के देख लें, आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतें देख लें, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें देख लें, क्योंकि आपका लेवल ऑफ इनकम तो बहुत से लोगों का कई सालों से वही है और अब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे तो किस तरह गुजारा होगा। लेकिन हुकूमत तो दावा कर रही है कि महंगाई कम हो गई है। कहाँ कम हो रही है? ये कहाँ कम हो रही है महंगाई? दाल रोटी खाना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, अंडे, चीनी, गैस, बिजली, घी के बाद अब एक और महंगाई बम गिरने वाला है और वो ये है कि कराची के दूध फरोशों ने अज खुद कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत और इंतजामिया जाने क्या कर रही है ये समझ नहीं आता। कराची में दूध 120 रुपए के लगभग है। कराची डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने ऐलान किया है कि वो 11 फरवरी से दूध 140 रुपए लीटर बेचेंगे और उनके आगे के इरादे और भी खतरनाक नजर आते हैं, जहां वो दूध की कीमत 150 रुपए से भी बढ़ाना चाहते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर आप महीने का बिल देख लेना, जिस घर में एक बच्चा हो तो 14 से 15 हज़ार रुपये बिल आता है दूध का, और अगर 2 बच्चे हों दूध पीने वाले तो 20 हज़ार रुपये। आप सोचें कि किस तरह गरीब आदमी गुजारा कर सकता है। डेयरी फार्मर्स के एक धड़े ने अलबत्ता लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है सबसे। अब इत्तला मिल रही है कि कमिश्नर कराची ने भी इसका नोटिस लिया है, लेकिन माजी गवाह है जनाब कि ऐसे नोटिस का ज़्यादा असर होता नहीं करते हैं ना दूध फरोश, हमेशा दूध फरोशी अपनी बात मनवाने में कामयाब होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट मैं उनको भी शायद इतना कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि उनको भी कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ेगी तो वो ज़्यादा में बेचेंगे। तो ये पूरी सप्लाई चेन मैनेज करने की बात है। सिर्फ ये नहीं कह सकते आप कि डेयरी वाले जनाब दूध महंगा कर रहे हैं, वो भी किसी वजह से दूध महंगा कर रहे हैं। इसकी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ेगी या फिर पेट्रोल बढ़ेगी या फिर चारे की कीमत बढ़ेगी, चारा फॉर इंस्टेंस भैंसों की मेंटेनेंस अगर बढ़ेगी, महंगी होगी, तो जाहिर है दूध की कीमत भी बढ़ेगी। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? कराची के सदर शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, कराची में दूध पहले ही ठीक ठाक महंगा फरोख्त हो रहा है, अब हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। आप कह रहे हैं कि इसे मज़ीद महंगा कर देंगे, क्या इसकी रीजनिंग है इस मरतबा आपके पास, और कितना महंगा करने का इरादा है? देखिए जी, जो चीज़ आपकी नज़र में महंगी है वो मेरी नज़र में सस्ती है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि दूध की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हैं। दूध की कीमतें इसी साल में तकरीबन 170 रुपये लीटर तक जाएंगी, और मैं ये आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कि क्योंकि दूध की कीमतें मेरी ख्वाहिशात पे, कमिश्नर साहब की या आवाम की ख्वाहिशात पे नहीं हो सकती। दूध की कीमतों का ताल्लुक इनपुट्स की कीमतों से। इनपुट्स की कीमतें कम कर दें, हम दूध की कीमतें कम कर देंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है अवामुन्नास की बद्दुआएँ लेने का उनकी। अगर हम नाजायज़ करें तो बद्दुआएँ लेंगे। तो बात यह है, हम ये कहेंगे कि इनपुट्स की कीमतों को कम करने की कोशिश करें, जानवरों की कीमतों को कम करने की कोशिश करें, और उसके लिए उसका सलूशन हमारे पास मौजूद है, जो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा शाकिर साहब, हमेशा की तरह कराची के दूध फरोशों ने अपना एक तरफा फैसला सुनाया है, पहले भी ऐसे ही फैसले आते रहे। हुकूमत को आपने आगाह किया है या नहीं? उन्होंने इस कीमत की मंजूरी तो नहीं दी होगी आपको? असल में जी देखें, कराची डेयरी फार्मर्स ज़ाहिरी सी बात है, चूँकि एक नाख्वानदा सेक्टर है, ये नाख्वानदा लोग हैं इसमें ज़्यादातर, पर हम बारहा कोशिश करते हैं। 20 से ज़्यादा खुदूद कमिश्नर कराची को लिख चुके हैं, और कमिश्नर कराची से सिंध हाई कोर्ट में तय किया गया था कि हर 4 माह बाद दूध की कीमतों में कमी या बेशी होगी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक। तो उन्होंने नहीं किया, तो डेयरी फार्मर्स ने 2019 में 110 रुपये लीटर कीमतें बढ़ाई, और उसके बाद फिर 120 रुपये लीटर किया 2020 में, और ज़ाहिरी सी बात है अब मज़ीद इसमें इजाफा करके उन्होंने 140 रुपये लीटर का ऐलान किया। तो इंतहाई मजबूर होकर किया। कमिश्नर साहब को हम बारहा लिखते रहे, सोशल मीडिया पे भी पैगामात अपलोड किए गए, मुसलसल खतूत लिखे गए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बनाई, ये उन्हें दी गई, पर कोई सुनवाई हमारी ना हो सकी। तो मैं तमाम अवामुन्नास से अपना मुकदमा आपके ज़रिए रखा जा रहा है इनके सामने। मैं कहूँगा कि हम कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। अगर गवर्नमेंट इस पे नज़रसानी करना चाहेगी तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे ज़रूर, पर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक अपनी कीमतें लेंगे। वो हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन करें कमिश्नर कराची। अगर अब सर ये बता दीजिए कि अगर इंतज़ामिया कह देती है कि दूध सरकारी कीमत पर ही फ़रोख्त होगी, तो आप लोगों का क्या इरादा है? ज़ाहिर है गरीब आवाम का ख्याल भी आप कह रहे हैं हम करना चाहते हैं, अब कोई एक्शन लिया जाता है तो क्या रद्द अमल होगा? आप कह रहे हैं जी इनपुट की कीमत कम कर दें, दूध हम सस्ता बेच देंगे। देखें जी, जो इन्होंने कहा कि अगर ये कहें तो पिछले 2 साल में जो दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, ज़ाहिरी सी बात है डेयरी फार्मर्स तो वही कीमतें वसूल कर रहे हैं ना रिटेलर और होल सेलर से, जो कि उन्होंने ख़ुद तय की थी।
और शहर में भी 120 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा है। 2019 में 110 रुपये लीटर फ़रोख्त हुआ। क्या किया इस इंतज़ामिया ने? ये देखें करप्ट लोग हैं। तो मैं आपको क्या कहूँ इससे ज़्यादा, मैं एक सलूशन देना चाहूँगा आपको। अगर आप दूध की कीमतें कम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अहमियत देखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च को इसकी तवज्जो करनी चाहिए। जानवरों की नस्ल कशी रोकनी चाहिए। सिर्फ जानवर का डेप्रिसिएशन जो शहरों में होता है ना, 270 डेज़ बाद जो जानवर को स्लॉटर किया जाता है उसको रोकना चाहिए। उसे रिसाइकिल करने के लिए कराची के मज़ाफ़ात में या शहरों के मज़ाफ़ात में मुल्क भर में जगह देनी चाहिए। उसके बच्चे की जान बचानी चाहिए, उसकी कटड़ी की, कट्टे की, ताकि वो एसिड्स बन सके वतन अजीज़ के लिए। तो उससे ये होगा कि दूध की कीमतें 40-40 रुपये लीटर फी कम हो जाएंगी, तो दूध 100 रुपये पर फ़रोख्त होगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लें, बाकी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी मज़ीद ये कमी चाहते हैं तो अजनास की एक्सपोर्ट को बंद कर दें। शाकिर गुज्जर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक्चुअली इस पे सर्टनली नेशनल फूड सिक्योरिटी को सोचना चाहिए कि जानवर की जो लाइफ साइकिल है उसको बेहतर करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ उतना जानवर दूध नहीं प्रोड्यूस करता है जितना दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में एक जानवर से दूध की आउटपुट ली जा रही है। एक तो ये बात, 170 रुपए तक वो कह रहे हैं दूध की कीमत आगे जाएगी। अच्छा, कुछ अपनी रीजनिंग भी दें। डीजल की कीमत तो एक्चुअली पिछले साल की निस्बत कम हुई है, तो आपका डीजल का एक मेन खर्चा कम हुआ है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन और जो भी आपका बिजली का निज़ाम चलता है। तो बाकी कौन सी इनपुट, चारे वगैरह की इनपुट बात कर रहे हैं, लेकिन सर्टनली इस मामले में रिसर्च की ज़रूरत है। जो नंबर ऑफ डेज आपने बताया ना कि उसके बाद स्लॉटर कर दिया जाता है और जानवर जाहिर है कि उससे दूध ये रीजनिंग तो वो दे रहे हैं। इस पे वाकई साइंसी बुनियादों पर और हंगामी बुनियादों पर रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा जी, अब तो वैसे इतना अरसा आगे बढ़े हैं, अब तो इतना अरसा गुजर गया है कि आई वंडर कि वो मेमोरीज जो थी हमारे जहनों में वो भी धुंधलाना शुरू हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौर में होने वाली बसंत की, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेसिकली होने वाली बसंत की। पंजाब का रिवायती बसंत का त्यौहार, इस बार भी सर्टनली इस पर पाबंदी रहेगी। हुकूमत के पास वजूहात मुनासिब हैं, लेकिन कंट्रोल करके कुछ हो जाए तो फिर आवाम के लिए तफरीह का एक मौका बनेगा। टूरिज़म का एक बहुत बड़ा मौका था। ये फेस्टिवल पूरी दुनिया से खींच कर लेके आ रहा था लोगों को लाहौर और इसको गिरदोनवा में, पर्टिकुलरली लाहौर इफ़ वी टॉक अबाउट। बाहर की आमद पर बसंत, ये बिल्कुल वही सीज़न था जब हमने, और मुझे पता है दुख क्या होता है, हमें अपने उन नौजवानों के लिए दुख होता है बिकॉज प्रॉब्ली वी आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने ये फेस्टिविटीज़ देखी हुई हैं। हमने भी बचपन में देखा हुआ है, लेकिन हमें याद है बसंत की बाकायदा ईद की तैयारी की जाती थी और इसके लिए नए कपड़े बनते थे, सब कुछ होता, कलर कोऑर्डिनेशन होती थी। माय कजिन्स यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम US एंड कनाडा फॉर बसंत। सो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, पंजाब में बसंत का जश्न, बसंत का त्यौहार सालों तक मनाया जाता रहा, फिर लोगों की बेवकूफ़ी और कोताही की वजह से ही जाहिर है वो जो केमिकल डोरें इस्तेमाल की, पाबंदी लग गई। तो क्या इस बार भी पसंद नहीं होगी और पाबंदी उसी तरह कायम रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोस और इंतहाई दुख के साथ कि हमारा इतना खूबसूरत फेस्टिवल, कलरफुल फेस्टिवल, और जिसमें आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी ना सिर्फ आते थे बल्कि फॉरेनर्स भी आते थे इस इवेंट पे, तो उसको हमने अपनी मैं तो यही कहूँगी नालायकी और कोताही की वजह से खूनी खेल में ना सिर्फ कन्वर्ट किया, बल्कि आपको पता ही होगा कि कितनी कीमती जाने हर साल इसकी भेंट चढ़ी है जो धाती तार है। तो इस साल भी इसके ऊपर हमने पाबंदी तो लगा दी है, लेकिन CM साहब ने ये ज़रूर बावर किया है कि चूँकि इस दफ़ा आपको पता है कि कोविड की वजह से भी हालात उस तरह से नॉर्मल नहीं है और टूरिज़्म वैसे ही आपको पता है कि वो कोविड की वजह से काफ़ी पूरी दुनिया में प्रॉब्लम का शिकार है। लेकिन वी आर थिंकिंग एट अ सीरियस नोट के, जैसे आपको पता है यूसुफ सलाउद्दीन साहब, उनकी बड़ी अच्छी इनपुट रही एक और चैनल पे, मैं उनके साथ थी प्रोग्राम में, कि हम इंशाल्लाह फ्यूचर में ये जो धाती तारे या केमिकल तारे हैं इनको हम टोटली बैन करके, और फिर वीकेंड के ऊपर या कुछ दिन, जैसे लॉन्ग वीकेंड, एक छुट्टी अगर फ्राइडे की कर दी जाए तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और इसको अंदरून शहर की हद तक या एक एरिया स्पेसिफिक उसके लिए कर दिया जाए, और उस दिन वहाँ पे उस छुट्टी हो, और फिर बाइक की सवारी फॉर 3 डेज या 2 डेज जो बसंत के लिए डेडिकेट किए जाएं बंद हो। तो इस तरह से हम इसका तदारुक कर सकते हैं। लेकिन इस साल तो ये नहीं है
और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी विल ट्राई, वी विल प्लान कि विद सेफ्टी मेजर्स। देखें, कोई भी खेल हो जिसमें किसी इंसानी जान को खतरा हो, मासूम जान जिसको पता भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तारें चली और फिर बहुत सारे इस बात से कोई इनकारी नहीं है मुसर्रत साहिबा, लेकिन जाहिर है कि इसका कोई हल हम सबको मिलकर ही ढूंढना है। एक तो क्रैकडाउन जो किया जाए, जो केमिकल डोरें बनाते हैं, वो पुरानी जो कांच वाली है, शीशे चूड़ी काट के जो डोर बनाई जाती थी, वो सारा सिलसिला वापस आए। और दूसरा ये कि इस पर मुख्तलिफ लोगों की तजावीज़ ली जा सकती हैं, लेकिन अगर अगले साल भी करना है तो इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल लिटरली यही कहते और सुनते हुए गुजर जाता है कि मे बी अगले साल। उसकी वजह यह है कि क्रैकडाउन भी हुए, बहुत अग्रेसिव किस्म की कैंपेन्स भी हमने चलाई कि इसको किसी तरह, और हमने नहीं, हमारे से पहले जो हुकूमत रही है उन्होंने भी, उनके दौर में भी पाबंदी लगना शुरू हुई। इनफैक्ट लोग जो है ना अपनी छोटी सी, आप ये देखें कि छोटी सी अनाम है तो कहती हूँ कि भाई इस फेस्टिवल की जो खूबसूरती यही है कि आपकी गुड्डी कटे और ये वो, कि उससे मतलब एक हार को ना मानने के लिए इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इन्होंने ना सिर्फ डिस्करेज किया, तो ये धाती तारें वजूद में आई। और मैं ये कहती हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हमने अपनी वही लालच, अपनी एक जाती पसंद की वजह से या हार से बचने के लिए हमने इतने खूबसूरत कलरफुल फेस्टिवल को हमने बैन करा के बैठे हुए हैं। देखें, जब आपको मैं सिर्फ गवर्नमेंट के नुमाइंदा की हैसियत से अर्ज करूँ कि जब किसी एक इंसानी जान का ज़िया होता है तो आप यकीन माने, वी फील कि शायद ये हमारी कोताही की वजह से होता। काश अगर इसके ऊपर, आपको पता है कि एक ही दफा जब से इसके ऊपर पाबंदी लगी, एक दफा जब पाबंदी हटाई गई थी तो उसमें काफी कीमती जानों का नुकसान हुआ था। इसमें कोई शक नहीं मुसर्रत साहिबा के हलाकतें होना चंद अफराद का कसूर है, बिल्कुल, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको रोके। अच्छा, एक और तरीका ये भी हो सकता है कि एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रॉपर कैंपेन चलाई जाए जिसमें लोगों को आगाही दी जाए, तो उससे भी काफी फायदा हो सकता है। जी, आई एग्री विद यू। उसमें मेरी खुद मीटिंग हुई, ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के कुछ नुमाइंदे हैं, बल्कि एक प्रोग्राम में वो थे मेरे साथ, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन उनकी तरफ से तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन जो ये वाली रिकमेंडेशन है जो मैं अर्ज कर रही थी कि वीकेंड के ऊपर या लॉन्ग वीकेंड करके और फिर एरिया अंदरून शहर में इसमें थोड़ा सा खतरा इसलिए आबादी से जरा दूर, हाँ जी, और एक एरिया और फिर उस एरिया के अलावा कहीं पे भी अलाउ ना किया जाए, और फिर उस छुट्टी हो और बाइक बिल्कुल भी कन्वे किया जाए थ्रू मीडिया आप लोगों की हेल्प से और वो एक कैंपेन की शक्ल में, तो हम अपने इस खूबसूरत फेस्टिवल को दोबारा से लेके आ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगला साल इंशाल्लाह होपफुली कोविड को भी हम कवर कर चुके होंगे और पूरी दुनिया में अल्लाह करे कि टूरिज्म की रौनकें बहाल हो, तो हम इसके ऊपर, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट प्रो टूरिज्म है और हमें हमारा पूरा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है कि आपका जो आपके मुल्क के ये जो कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारा बाहर की दुनिया के लिए एक सॉफ्ट इमेज का भी रोल प्ले करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम हर तरह की सेफ्टी मेजर को लेके इस कलरफुल फेस्टिवल को दोबारा लेके आए इंशाल्लाह। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी कि कुछ ऐसा तरीकाकार करने की कोशिश करेंगे कि आबादी से दूर ज़रा ग्राउंड्स बना दिए जाएं मुकम्मल SOPs के साथ, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। अच्छा, बचपन की चंद खुशियों में से एक खुशी ये भी थी जब अचानक से आपके सहन में, आपकी छत पे आके एक बड़ी सी पतंग गिर जाती थी, फ्री में गुड्डी मिल जाती, फ्री में जो पतंग गिरती थी ना, और वो फिर हम तो उड़ाते भी थे और इट वाज सच अ ब्यूटीफुल। हुकूमत को घर भेजने की तहरीक का पहला मरहला तो नाकाम रहा। हुकूमत अपनी जगह खड़ी है और इसकी हिमायती भी। अपोजिशन तहरीक की नाकामी की वजूहात और भी हो सकती हैं, लेकिन अब अपोजिशन को लग रहा है कि महंगाई भी एक बड़ा इशू था, शायद इसे ज्यादा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका, काफी देर कर दी ये ख्याल करने में। अच्छा जी, ऑपोजिशन की पूरी तहरीक की बुनियाद महंगाई के बजाय ज़्यादातर जो है वो सियासी मामलात पर ही रही। महंगाई इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है, इसमें कोई शक नहीं। मरीम नवाज़ के मुताबिक उन्हें पूरा एहसास है, लेकिन जब से ऑपोजिशन ने तहरीक शुरू की है, बिजली, गैस, पेट्रोल समेत जाने क्या कुछ महंगा हुआ, लेकिन PDM जो है वो सियासी तनाज़ात पर फोकस करती रही, इसीलिए आवाम को मायल नहीं किया जा सका। इस वक्त रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू तलाल साहब। मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि रोज़ महंगाई बढ़ने पर उन्हें बहुत तकलीफ होती है, अवाम आपकी बात पर कैसे एतबार करें जब देखा यह गया है कि आप लोग हुकूमत के खिलाफ निकले भी तो एहतसाब, इंतकाम का नाम लेकर, इलेक्शन में धांधली का कहकर, फॉरेन फंडिंग केस का नाम लेकर अवामी इश्यूज़ पर तो बात ही नहीं हुई। हमारा एजेंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये हुकूमत
अगर तो पॉलिटिकली देखें तो जितने दिन बुज़दार जैसे और इमरान बुज़दार जैसे रहेंगे हमें तो फ़ायदा है, हमारी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस भी लोग जांच रहे हैं कि हमने किस तरह इस मुल्क को चलाया था और ये किस तरह चला रहे। मगर हम समझते हैं कि आम आदमी का, गरीब आदमी का रहना, जीना नहीं मरना भी मुश्किल हो गया है। और पाकिस्तान जिससे कश्मीर से लेकर और उसके गरीब से रोटी तक छिन जाए, तो उसके बाद भी अगर हम ना निकलें तो हम समझते हैं ये बददियानती है हम इस पाकिस्तान के लोगों के साथ कि हम उसके लिए आवाज़ ना उठाएं। हम बड़े क्लियर हैं कि हम निकले हैं उन नालायक नाहलों को जो कि कठपुतलियां हैं, और ये कठपुतलियां जो हैं ये पाकिस्तान और उनके गरीब लोगों के लिए ज़्यादा देर इनको नहीं रहना चाहिए। अच्छा तलाल साहब, पीडीएम की तहरीक जिस दिन से शुरू हुई थी, कभी गैस महंगी की गई, कभी बिजली महंगी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, कभी पेट्रोल तो माशाल्लाह हर 15 दिन बाद महंगा हुआ, उसका रद्द-ए-अमल किसी मुजाहिरे की सूरत में हमने नहीं देखा अपोजिशन की तरफ से, पीडीएम की तरफ से। तो इस मामले पर क्या हुकूमत से कोई डील थी कि जनाब हम अपने सियासी मामलात बस करते रहेंगे, हम आवाम को इसमें नहीं ये बात नहीं बताएंगे कि महंगाई कितनी हो रही है हर रोज़ की बुनियाद पर? देखिए, एक पहले दिन से मीडिया ट्रायल है खुसूसन पीडीएम के ख़िलाफ़, और कभी कह दिया जाता है कि एहतसाब अपने बचने के लिए निकले हैं। भाई हमने खुद बचना होता तो अभी हमज़ा साहब 1 साल और 8 महीने से कैद में हैं, शहबाज साहब अभी जेल में हैं, ख्वाजा आसफ साहब अभी जेल में हैं। किसी एजेंडे पर, किसी मुतालबे पे उनका नाम तो नहीं। मरियम साहबा से लेकर मियाँ साहब और मैं खुद, हमें बहुत सारे फैसलों से नाहिल करार दिया गया है, हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं रखा। मुतालबा तो बड़ा क्लियर है कि एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिससे वोट से हुकूमत बने। जब वोट से हुकूमत नहीं बनती तो फिर कठपुतलियाँ हुकूमत में आती हैं। जब कठपुतलियाँ हुकूमत में आती हैं तो वो अवामी राय और अवामी जो ज़रूरतें हैं उसका ख्याल नहीं करती, बल्कि जो लाने वाले होती हैं उनकी ज़रूरत पूरा करती हैं। मीडिया ट्रायल अवाम के इश्यूज पर तो तलाल साहब आप लोग खुद बात नहीं करते, इसमें मीडिया ट्रायल कहाँ से आ गया? अच्छा, एक तासुर अब ये जोर पकड़ता जा रहा है, वो ये है कि पीडीएम अब फेल हो गई है। उसके साथ ये तासुर कि आपने बराह रास्त महंगाई वगैरह पे ऐसे किसी इशू पर ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए अवाम से ज़्यादा पजीराई नहीं पीडीएम को मिल रही। तो इससे इत्तेफाक करेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है जिन लोगों ने पीडीएम के जलसे नहीं देखे, जिन लोगों ने उसके मुतालबात नहीं देखे, वो ये बात कर सकते हैं। आप हमारा एपीसी का वो अलामिया पढ़ लें, उसके बाद जलसों में देख लें। आधा वक्त से ज़्यादा जो है वो लीडरान आम आदमी की ज़िंदगी, महंगाई, बेरोज़गारी के बारे में तकारीर करते हैं, और हम इस बात, और यही मेन एजेंडा है। और ये बिल्कुल, क्योंकि एक मीडिया ट्रायल है, अभी पीडीएम बनी नहीं थी तो पहले कह देते हैं जी वो नाकाम हो गई। उससे पहले जिस तरह लाहौर का जलसा अभी शुरू नहीं हुआ था तो कहते थे नाकाम हो गया। सो एक मीडिया ट्रायल से कह देना कि ये आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में नहीं है, तो किसके बारे में है? क्या बुज़दार को रहने दें? का इस इमरान जो कि एक बड़ा बुज़दार है उसको रहने दें? शुक्रिया तलाल साहब। बाय द वे, लाहौर का आपका शो वाक़ईतन इतना इंप्रेसिव नहीं था जितना आपको शायद महसूस हो रहा है कि था, और कुछ जलसों में वाकई अवाम ने आपका बहुत साथ दिया, कुछ में नहीं दिया, तो वो नज़र आ जाता है, वो सर्टनली नज़र आ जाता है। अच्छा जी, जल्दी से बताना आपको ये है कि आज से फाइनली वो दिन आ गया है जब कोरोना वैक्सीनेशन का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। हम सब लोगों को यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता है किसी भी किस्म का मनफी ख्याल इस वैक्सीन को लेकर कम से कम अपने जहनों में नहा लाइएगा। और कई मफरूज़ात भी हैं, जब वज़ीर सेहत पंजाब मोहतरमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीनेशन लगवाएं, तो फिर होती है जब इस किस्म के लोगों की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट आती है तो लोग डर जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, I was taken aback by her statement as well, क्योंकि ज़ाहिर है she is a doctor and she is an experienced doctor। कोरोना से बुरी तरह मुतासर बरतानिया में वैक्सीनेशन का अमल सबसे पहले शुरू हुआ था और कई हफ्तों से यह सिलसिला जारी है। क्या वहाँ भी मफरूज़े पाए जाते हैं? मफरूज़े हैं बरतानिया में नहीं, या नहीं? मुर्तज़ा अली शाह ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, वो दिखाते हैं आपको। बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन की मुहिम जोरों शोर से जारी है, जबकि पूरा मुल्क तकरीबन 1 महीने से मुकम्मल लॉकडाउन में है। मिल्टन कीन्स में डॉक्टर जफर अजहर की सर्जरी पर रोजाना कई सौ अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, और इसके साथ साथ वो मुकामी इलाके की प्रायोरिटी कैटेगरी के अफराद को घरों पर जाकर वैक्सीन लगाते हैं। मुख्तलिफ जीपी सर्जरीज, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और स्पेशली बिल्ट लोकेशंस पर लाखों अफराद को रोजाना वैक्सीनेशन लगाई जा रही है।
फाइज़र के जो रिजल्ट्स थे उन्होंने ज़्यादा डिक्लेयर किए थे 91% एंड अबव। जो एस्ट्राजेनेका है उन्होंने अपने 70% प्लस, लेकिन सर्टन कंडीशंस के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनके भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। जहाँ तक बात है कुछ लोग साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हल्के से कुछ लोगों को बाजू में दर्द होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। हमारे काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स ने अक्रॉस द सोशल मीडिया इस पे स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये हराम नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन और जो एशियन लोग हैं उनके अंदर इसका अपटेक कम है। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को लगाएं। ये डीएनए को अफेक्ट कर ही नहीं सकता, ये है ही आरएनए बेस्ड वैक्सीन। जब आपके बॉडी में ये इंजेक्ट होती है तो विदिन 24 to 48 आवर्स के साथ जो आरएनए है वो अपना काम करके डेड होकर निकल जाता है बॉडी से। आरएनए ने जाके आपके जो एक्टिवेशन करनी है एंटीबॉडीज़ बॉडी की डिफेंस की, उसको एक्टिवेट कर देता है, और विदिन 4 to 6 वीक्स जो है इंशाल्लाह आपकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी और प्रोटेक्शन जो है आपकी एफिकेसी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी ने बनाई हुई है कि डीएनए इफेक्ट करती है दिस एंड दैट, ऐसा कोई ट्रायल्स के अंदर रिपोर्टेड नहीं है और ना ही अभी तक हमें कोई रिपोर्ट आई है। डॉक्टर जफर ने बताया कि बरतानिया में वैक्सीन के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। बरतानवी हुकूमत को उम्मीद है कि इस साल अप्रैल से वो पूरे मुल्क को दोबारा खोल देंगे। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तज़ा अली शाह, जियो न्यूज़, लंदन। So I just hope that this has helped you understand कि ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल है। अब ये गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह टुमारो। तब तक मास्क पहनिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।